हेलो फोर्थ सेमेस्टर, आप सबका एग्जाम बहुत ही नजदीक आ चुका है। आज हम लोग बड़ा फटाफट रिवाइज करेंगे। पूरा कंप्लीट करेंगे हम लोग आपका टैक्सेशन वन को, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। देखो, आपको अगर ये पीडीएफ चाहिए, आप देख लो, एक एक करके आपका चैप्टर वाइज सब कुछ है। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आपको हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा। उस टेलीग्राम चैनल पे जाना है और आपको यहाँ से वो पीडीएफ डाउनलोड करना है। बेटर हो कि आप इस पीडीएफ का प्रिंट आउट करके अपने पास रखें, कि आप जब इस वीडियो को देख रहे हो उस दौरान आपको किसी भी तरह का कोई परेशानी ना आए। ठीक है, और आप हमारे साथ साथ सब कुछ मार्क करते चलें। तो चलिए हम लोग फर्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। और एक चीज, ये वीडियो केवल और केवल, ठीक है, कंसेप्चुअल बेस्ड है, यानी कि इसमें सारा कंसेप्ट सब कुछ आपको क्विक फटाफट रिवाइज करवाया जाएगा। प्रॉब्लम सम्स इसमें नहीं है। आपको जितना छोटा छोटा पॉइंट्स है, जैसे कि आरपीएफ का 12%, ठीक है, या फिर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में अगर आपका सेल्फ ऑक्युपाइड है तो 2 लाख तक का डिडक्शन, ये सारा छोटा छोटा पॉइंट गारंटी देता हूँ कि जैसे वीडियो कंप्लीट होगा आपको सारा छोटा छोटा पॉइंट आपको रिवाइज हो जाएगा, और उसके बाद सम्स बनाना बड़ा ही आसान होगा। और ऐसा नहीं है, इसके बाद एक और वीडियो आएगा जिसमें हर चैप्टर से मैं 2 या 4 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी सॉल्व करवाऊँ। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले चैप्टर पढ़ते हैं। सबसे पहले चैप्टर हम लोग का क्या है? सबसे पहला चैप्टर हम लोग जो करने वाले हैं वो हम लोग का है बेसिक कंसेप्ट। क्या है चैप्टर का नाम? लोग का बेसिक कंसेप्ट। क्या है हमारा बेसिक कंसेप्ट? यूनिट 1। देखो, सबसे पहले तो बात करते हैं कि डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है। पहले इसका बेसिक का कंसेप्ट समझिए। जो टैक्स हम लोग डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे करते हैं, डायरेक्टली हम लोग गवर्नमेंट को पे करते हैं, दिस काइंड ऑफ टैक्सेस आर कॉल्ड डायरेक्ट टैक्स। फॉर एग्जाम्पल, जब कभी भी हम लोग किसी भी सोर्स से इनकम जनरेट करते हैं तो साल के एंड में, जो कि टैक्स के अकॉर्डिंग होता है 31 मार्च, तो हमको साल के एंड में गवर्नमेंट को उस इनकम के ऊपर टैक्स पे करना पड़ता है। क्लियर है बात? इंटरेस्टिंग बात यह है कि टैक्स पे करने के पहले 2 स्टेप होता है। एक आपको कंप्यूटेशन ऑफ इनकम, कि आपका इनकम कितना है, और दूसरा है कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लाइबिलिटी। तो आपके इस बार के सिलेबस में ज्यादातर फोकस किया गया है कंप्यूटेशन ऑफ इनकम पे rather देन कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स। ठीक है, हालांकि मैं आपको टैक्स रेट भी बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा, बट उस चैप्टर से कुछ ज्यादा मार्क्स के एग्जाम में नहीं आता या फिर नहीं ही आता है। ठीक है, तो ज्यादातर फोकस किया गया है कंप्यूटेशन ऑफ इनकम पे rather देन कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लाइबिलिटी। तो जब आप अर्न करके डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे करते हो, दैट इज योर डायरेक्ट टैक्स। ठीक है, टैक्स एक लैटिन टर्म है। ये जो आपको वर्ड दिख रहा है टैक्स, ये एक लैटिन टर्म है जिसका एक्चुअल है टैक्सो, यानी कि कंपल्सरी पेमेंट। क्या है? कंपल्सरी पेमेंट। इतना याद रखना, इंडिया में आप किसी भी सोर्स से कमा रहे, कितना टैक्स देना पड़ेगा या टैक्स नहीं देना पड़ेगा वो बात का बात है, बट सबसे पहले उस इनकम को कंप्यूट करना एज अ पॉइंट ऑफ व्यू कि मुझे उस पर टैक्स देना पड़ सकता है, दिस कंसेप्ट इज कॉल्ड टैक्स। और उसको हम लोग टैक्स इसी वजह से बोलते हैं क्योंकि एक लैटिन टर्म्स आया है जिस लैटिन टर्म का मतलब है टैक्सो कंपल्सरी पेमेंट। तो डायरेक्ट टैक्स जो हम लोग गवर्नमेंट को डायरेक्ट देते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स वो टैक्स जो हम लोग किसी के वाया देते हैं। एग्जाम्पल, अगर मैंने एक बिस्किट का पैकेट खरीदा, ठीक है, तो अगर बिस्किट का पैकेट मैंने 5 रुपए का खरीदा और उसमें 1 रुपए जीएसटी इंक्लूड था, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, अगर एग्जाम्पल के लिए उसमें 1 रुपए जीएसटी इंक्लूड था, तो मैंने तो पूरा 5 रुपए किसको दे दिया? सेलर को दे दिया। अब सेलर क्या करेगा? जीएसटी रिटर्न जब जमा करेगा, जीएसटीआर, ठीक है, तो उस वक्त वो 1 रुपया गवर्नमेंट को पे करेगा। तो मैंने क्या किया? मैंने खुद पे किया, क्या गवर्नमेंट को नहीं, मैंने
सेलर को पे किया, सेलर आगे प्रोसीड करेगा। और जरा देखते हैं, इन केस ऑफ डायरेक्ट टैक्स, इन केस ऑफ डायरेक्ट टैक्स, टैक्स इज रिकवर्ड डायरेक्टली फ्रॉम द एसएससी। जरा समझते हैं एसएससी क्या होता है। एसएससी तो कुछ इस कदर समझना, टैक्स में डेफिनेशन दिया गया है पर्सन का। फिलहाल हमको पर्सन के डेफिनेशन पे नहीं जाना है। एक पर्सन जब इनकम जनरेट करता है, क्या करता है, जब इनकम जनरेट करता है और वो इनकम अगर टैक्सेबल इनकम हो, अगर वो इनकम अगर टैक्सेबल इनकम है। सर ये टैक्सेबल इनकम क्या होता है? देखो इंडिया में जैसे फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर से आप पैसा कमा रहे हो, ठीक है, तो वो टैक्सेबल नहीं है, नॉट ए टैक्सेबल, वो एग्जम्प्ट है, ठीक है। तो आप अगर टैक्सेबल इनकम कमा रहे हो, थोड़ी देर बाद मैं टैक्सेबल इनकम के बारे में बात करूंगा, तो आपको हम लोग एज अ एसएससी डिनोट करेंगे। क्या डिनोट करेंगे? एसएससी। क्लियर है बात? तो यहाँ पे वही बात समझाना चाह रहा कि अगर एसएससी यानी कि वो व्यक्ति जो टैक्सेबल इनकम अर्न कर रहा है, ठीक है, गवर्नमेंट उससे डायरेक्टली पैसा रिकवर करती है। वेयर एज इन केस ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स, indirect tax में क्या, tax is recovered from the SSC who passes such a burden to the another person, ultimately borne by the consumer। लेकिन वही इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है कि हम लोग एसएससी से रिकवर तो करते हैं, लेकिन वो एसएससी उस टैक्स का भार खुद नहीं उठाता। वो किससे रिकवर करता है? वो रिकवर करता है कंज्यूमर से। क्लियर है बात? जैसे कि फिर से यहाँ पे ये पर्सन अगर बिजनेस करके, फॉर मैं एग्जांपल बता रहा हूँ आपको, क्या एक ट्रेड है टीजीपीपी। अगर ये इंसान टीजीपी बिजनेस करके नेट प्रॉफिट कमाया फॉर एग्जांपल के लिए 1 लाख रुपए, तो ये 1 लाख रुपए इस एसएससी का इनकम है और इसको इस इनकम पे खुद टैक्स पे करना है। तो ये टैक्स का बर्डन किसी और को नहीं दे सकता, सिर्फ नहीं कर सकता। बट ये जो पीजीबीपी से कमाया है, ये कमाया है बिजनेस करके। फॉर एग्जांपल इसका बिस्किट का बिजनेस है और ये बिस्किट का बिजनेस में सेल किया था 5 लाख रुपए। तो अगर 5 लाख रुपए पे अगर जीएसटी लगता है, फॉर एग्जांपल के लिए 10% एग्जांपल है, तो ये जो जीएसटी लगता है 5 लाख रुपए, यानी कि 50,000 रुपया, तो ये पे भले ये एसएससी करेगा, ठीक है, बट इसका बर्डन किसके ऊपर गिरेगा? कंज्यूमर के ऊपर। क्योंकि रिकवरी किससे देगा? कंज्यूमर से इस पैसा का रिकवरी देगा। तो देखो एक और बात समझो, टैक्स में मतलब डायरेक्ट टैक्स में आप बर्डन किसी और को नहीं शिफ्ट कर सकते। इनडायरेक्ट टैक्स में बर्डन कोई और उठाता है और पे कोई और करता है आमतौर पर। अब आगे देखते हैं क्या बात। डायरेक्ट टैक्स का एग्जाम्पल है इनकम टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स का एग्जाम्पल है कस्टम और जीएसटी। अब एक बात याद रखना, कस्टम और जीएसटी आपके 5th सेमेस्टर में है, फिलहाल नहीं है। और इनकम टैक्स का मोर पोर्शन मतलब मैक्सिमम पोर्शन आपको 4th सेम में है और बाकी का बचा हुआ 5th सेम में है। ठीक है, आई होप आपको यहां तक बात समझ में आया होगा बेसिक कंसेप्ट का। अब हम लोग बात करते हैं बेसिक प्रिंसिपल क्या है। देखो बेसिक प्रिंसिपल फॉर द चार्जिंग ऑफ इनकम टैक्स, सेक्शन 41 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट क्या बोलता है? द जनरल रूल इज दैट द इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर alone should be taxed immediately फॉलोइंग असेसमेंट ईयर। यहाँ पे कंसेप्ट है जो आपको समझना होगा किस किस चीज का। एक कंसेप्ट है प्रीवियस ईयर का, एक कंसेप्ट है असेसमेंट ईयर का। क्या होता है पहले तो आप समझो, टैक्स की दुनिया में ईयर जो फॉलो होता है वो होता है फाइनेंशियल ईयर। कौन सा ईयर? फाइनेंशियल ईयर, यानी कि वो जो कि स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से और एंड होता है 31 मार्च। तो क्या बोलना चाह रहा है? बोलना चाह रहा है कि फॉर एग्जाम्पल अभी जो ईयर चल रहा है, अगर टैक्स के अकॉर्डिंग देखें
तो ये ईयर स्टार्ट हुआ है 1 अप्रैल 2024 को, और ईयर एंड कब होगा? 31 मार्च 2025 को। यानी कि कंप्लीट 12 महीना, पूरा कंप्लीट 12 महीना डन है। तो हम लोग इस ईयर को टैक्स के भाषा में या फिर टैक्स के लैंग्वेज में ऐसे बोलते हैं, ईयर 24-25। तो ये जो ईयर है, ये ईयर हो गया असेसमेंट ईयर। क्या हो गया? असेसमेंट ईयर। और इस ईयर में हम लोग जो टैक्स पे करेंगे, वो टैक्स पे करेंगे रिगार्डिंग प्रीवियस ईयर का, रिगार्डिंग प्रीवियस ईयर। यानी कि हम लोग टैक्स पे करेंगे 23-24 का। तो गवर्नमेंट हम लोग को कुछ ऐसा कंसेप्ट समझा के रखा है या फिर बोलता है कि भैया देखो, आप फॉर एग्जाम्पल 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024, यानी कि ये क्या हो गया? ये ईयर हो गया 2023-24। आप इस ईयर में जो भी पैसा कमाए हो, ठीक है, उस ईयर का टैक्स आपको नेक्स्ट ईयर पे करना है, यानी कि ईयर 2024-25। यानी कि आप आराम से 23-24 में अर्न कर लो, इनकम जनरेट कर लो, और उस इनकम का असेसमेंट यानी उस इनकम का कंप्यूटेशन, हिसाब किताब लगाना, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम और कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स, जो ये कमाए गए इनकम है उस इनकम पे टैक्स, ये कैलकुलेट करना असेसमेंट ईयर में। इसको जो कंप्यूटेशन किया जाता है, इसी को एसेस करना कहा जा रहा है। ठीक है, तो कोई भी एसएससी आमतौर पे प्रीवियस ईयर में अर्न करता है और असेसमेंट ईयर में टैक्स पे करता है। एक्सेप्शन टू द जनरल रूल, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस है जिसमें आपको, आप जिस ईयर कमा रहे हो उसी ईयर आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। क्या क्या वो एक्सेप्शन है? देखो, ऐसे दो एक्सेप्शन है, बट दो कैटेगरी में एक्सेप्शन है, बट आपके सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से पहला एक्सेप्शन, अगर इनकम नॉन रेसिडेंट एसएससी कमा रहा है, मतलब जो एसएससी यहाँ का है ही नहीं। आपके एक चैप्टर आएगा रेसिडेंशियल स्टेटस, उसमें हम लोग समझेंगे नॉन रेसिडेंट क्या होता है। फिलहाल नॉन रेसिडेंट का मतलब वो व्यक्ति जो इंडिया का है ही नहीं, ठीक है। अगर वो शिपिंग बिजनेस से पैसा जनरेट कर रहा है, तो भैया आप प्रीवियस ईयर में ही कमाओ और प्रीवियस ईयर में ही आपको टैक्स देना पड़ेगा एज पर सेक्शन 172। पर्सन लिविंग इंडिया आइदर परमानेंटली और फॉर ए लॉन्ग पीरियड, कोई भी व्यक्ति जो इंडिया परमानेंट छोड़ के जा रहा है या फिर एक लंबे 2, 4, 5 साल के लिए जा रहा है, तो उसको क्या करना होगा कि पहले जिस ईयर में इनकम जनरेट किया उसी ईयर में उसको अपने उस इनकम के ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। तीसरा, बॉडीज फॉर्म फॉर ए शॉर्ट ड्यूरेशन। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताता हूं, ठीक है। जैसे कोई एक फेस्टिवल हुआ जो कि 1 महीने के लिए सेलिब्रेट हो रहा है, ठीक है, या फिर कोई मेला लगा, मेला आप लोग अच्छे से समझते होंगे। उस मेला में दो फ्रेंड मिलकर के पार्टनरशिप पे एक जॉइंट वेंचर, पार्टनरशिप लॉन्ग ड्यूरेशन का होता है, जॉइंट वेंचर शॉर्ट ड्यूरेशन का होता है, बिजनेस की और इनकम जनरेट की। तो वो इस साल तो मेला लगा, वो इस ईयर इनकम जनरेट किए, अब नेक्स्ट ईयर उनका एग्जिस्टेंस रहेगा या नहीं रहेगा वो पता नहीं है। दैट्स व्हाई गवर्नमेंट बोलता है कि अगर आप कोई भी शॉर्ट ड्यूरेशन का बिजनेस कर रहे हैं और आपका बिजनेस करते टाइम इंटेंशन ही था शॉर्ट ड्यूरेशन, तो आप उस ईयर ही इनकम जनरेट करके उस ईयर ही इनकम पे टैक्स भी पे कर देंगे। यानी कि कंप्यूटेशन ऑफ इनकम, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स असेसमेंट ईयर में ना करके इन सारे केसेस में प्रीवियस ईयर में ही करके आपको टैक्स पे ऑफ कर देना। पर्सन हु लाइकली टू ट्रांसफर इज प्रॉपर्टीज टू अवॉइड टैक्स, वो पर्सन who likely to transfer his properties to avoid tax. For example, आपके पिताजी के पास 2 घर है और आप अगर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी पढ़े होंगे तो 2 घर के ऊपर उनको टैक्स पे करना पड़ रहा है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी की वजह से। उन्होंने क्या किया, इस टैक्स को अवॉइड करने के लिए इनकम, वो प्रॉपर्टी ही ट्रांसफर कर दिया आपकी मम्मी के नाम पे, यानी कि अपनी स्पाउस को। तो जब
वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर करेंगे तो उस इमीडिएट ट्रांसफर पे एक तरह से वो ट्रांसफर को गवर्नमेंट सेल डिनोट कर लेगा, ठीक है। तो सेल डिनोट करके फॉर एग्जांपल, और तब जाके उस इनकम के ऊपर जो टैक्स बनेगा सेम ईयर में चार्ज कर लेगा। और लास्ट है डिसकंटिन्यूड बिजनेस। अगर आप अपना बिजनेस ही अब डिसकंटिन्यूड कर रहे हो तो आपका एग्जिस्टेंस नेक्स्ट ईयर तो रहेगा नहीं, और जब आपका एग्जिस्टेंस नेक्स्ट ईयर नहीं रहेगा बाबू, तो फिर आपको इसी ईयर अपने इनकम के ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। देयर आर द 5 एक्सेप्शन वेयर जनरल रूल आर नॉट अप्लाई। ये आपको एग्जाम में थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन में पूछ सकता है, ठीक है। इनकम सेक्शन 2 क्लॉज 24 क्या है? गिवन है इंक्लूसिव डेफिनेशन। इंक्लूसिव डेफिनेशन दिया है, मतलब देखो लॉ में दो तरह का डेफिनेशन होता है। अगर आपने मुझसे प्रीवियस क्लास में कभी लॉ पढ़ा होगा तो मैंने एक्सप्लेन किया है। एक होता है एग्जॉस्टिव डेफिनेशन, एक होता है इंक्लूसिव डेफिनेशन। बात क्या है, एग्जॉस्टिव का मतलब कि जितना आपको बताया जाए आपको केवल उतना समझना है, उससे ज्यादा नहीं। इंक्लूसिव का मतलब होता है कि जितना आपको बताया जा रहा उसमें और भी चीजें ऐड हो सकता है एज पर डिपेंडिंग सिचुएशन। इंडिया में इनकम का कोई एक लिमिटेड स्कोप नहीं है, बहुत सारे स्कोप है। और इंडिया में क्यों, पूरे इंटायर यूनिवर्स में फिलहाल हम लोग इनकम टैक्स बेस्ड ऑन इंडिया पढ़े, दैट्स ठीक है। तो अब क्या बात हो रहा है कि डेफिनेशन ऑफ इनकम एज पर दिस सेक्शन, द इनकम इंक्लूड द फॉलोइंग। एक प्रॉफिट या गेन जो आपने कहां से बिजनेस से किया होगा। दूसरा डिविडेंड जो आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट करके। कैपिटल गेन अपना कोई प्रॉपर्टी, लैंड, बिल्डिंग, गोल्ड, ज्वेलरी से सब बेच करके जो आपके पास पैसा आता है, दैट मीन कैपिटल गेन। अच्छा, उसके बाद voluntary contribution received by the trust or institution or fund created wholly or partly for the charitable, religious purpose or any specified university, education institution or hospital or by the electoral trust. दूसरा, वो सारा इनकम जो आप डोनेट करते हैं और किसी के लिए, देखो आप तो कर रहे हो डोनेट, बट सामने वाले के लिए तो इनकम है, ठीक है। द वैल्यू ऑफ परक्यूजिट्स, ये परक्यूजिट्स क्या होता है यहाँ पे, प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी। सैलरी चैप्टर में एक परक्यूजिट्स है। देखो सैलरी चैप्टर मेनली, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, सैलरी चैप्टर मेनली जो डिवाइड है वो कुछ पोर्शन में, एक आपका आ जाता है बेसिक पे एंड अलाउंसेस का सेक्टर, दूसरा आ जाता है रिटायरमेंट बेनिफिट का सेक्टर, तीसरा आ जाता है आपका परक्यूजिट्स। तो परक्यूजिट्स क्या है, वो सारा स्मॉल बेनिफिट इन टर्म ऑफ मॉनिटरी और नॉन मॉनिटरी, आप तो पैसा में भी हो सकता है बिना पैसा का भी, जो एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को पे करता है। एग्जाम्पल दो चार मैं दे देता हूँ, जैसे कि सर्वेंट प्रोवाइड करना, अच्छा घर प्रोवाइड करना रहने के लिए, कार फैसिलिटी देना, ये सारा चीज आप लोग ऑलरेडी पहले भी पढ़े होंगे। नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे दिया अलाउंसेस और बेनिफिट। स्पेशली जब एसएससी को मिलता है मीट हिज एक्सपेंसेस, ठीक है, अपना एक्सपेंसेस पूरा करने के लिए, और वो कब मिलता है, जब वो अपना ड्यूटी परफॉर्म करता है। यानी सिंपल सा बात है, अलाउंसेस जो मैंने सैलरी में बात किया था, हाउस रेंट अलाउंसेस, डियरनेस अलाउंस, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, दीज आर द फ्यू एग्जांपल ऑफ अलाउंसेस विच अर्न बाय अ सैलरी होल्डर आमतौर पर। उसके बाद इंडिया में लॉटरी से और पजल गेम से, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट गेम से भी पैसा आता है, लॉटरी, पजल, केबीसी, वो सारे पे भी टैक्स लगेगा। एनी सम रिसीव बाय द एसएससी फ्रॉम हिज एम्प्लॉय एज अ कंट्रीब्यूशन टू एनी फंड फॉर द वेलफेयर ऑफ द एम्प्लॉय। यहां तक कि व्हेन ए सम रिसीव बाय एन एसएससी, जब आपको, ठीक है, किसी भी तरह का सम रिसीव हो, ठीक है, बाय एन एसएससी फ्रॉम हिज एम्प्लॉय एज अ कंट्रीब्यूटर, ठीक है, किसी भी तरह का फंड आपको रिसीव होता है एम्प्लॉयज के बेनिफिट के कुछ भी, उसके ऊपर भी टैक्सेबिलिटी बनता है, ठीक है। मीनिंग ऑफ एग्रीकल्चर इनकम क्या होता है, देखो तीन है। कोई भी रेंट या रेवेन्यू, ठीक है, एक ऐसे लैंड से डेराइव हो रहा है जो लैंड इंडिया में है, और वो किस पर्पस के लिए यूज हो रहा है, एग्रीकल्चर पर्पस के लिए, तो उसको हम लोग एग्रीकल्चर इनकम बोलेंगे, कोई भी रेंट या रेवेन्यू। दूसरा,
ऐसा कोई भी एग्रीकल्चर ऑपरेशन किसी भी लैंड पे किया जा रहा है और उससे किसी भी तरह का अगर इनकम डराइव हो रहा है, दिस इनकम इज डिनोटेड एज अ एग्रीकल्चर इनकम। बस नेक्स्ट, कोई भी बिल्डिंग जो कि कल्टीवेटर के द्वारा ऑक्युपाई करके रखा गया है, ठीक है, उस पर रेंट रिसीव होता है इन काइंड में, ठीक है, यानी कि कैश नहीं मिलता, इन काइंड मिलता है। और वो जगह यूज हो रहा है एज अ स्टोर हाउस या फिर वेयर हाउस, जो कि इंडिया में सिचुएटेड है। तो देखो तीन केसेस है, तीन केसेस है जिसको हम लोग एग्रीकल्चर इनकम डिराइव करेंगे। एक तो पहले बात लैंड, अगर किसी भी लैंड से रेवेन्यू या रेंट जनरेट हो रहा है और वो जगह वो लैंड इंडिया में कहीं पे भी है और एग्रीकल्चर पर्पज के लिए यूज हो रहा है, देन इट विल बी एग्रीकल्चर इनकम। दूसरा, किसी भी जमीन से कोई भी ऑपरेशन हो रहा है, एग्रीकल्चर ऑपरेशन, उससे किसी भी तरह का इनकम डराइव हो रहा है, दिस इनकम इज ऑल्सो कॉल्ड एग्रीकल्चर इनकम। और कोई भी बिल्डिंग जो इंडिया में है और कल्टीवेटर के द्वारा ऑक्युपाई किया गया है, वो बिल्डिंग स्टोर हाउस या वेयर हाउस के रूप में, यानी कि कल्टीवेटर अपना फूड ग्रेन्स को सेफ रखने के लिए, संभाल के रखने के लिए उस बिल्डिंग का यूटिलाइज कर रहे हैं, तब हम लोग उस चीज को एग्रीकल्चर इनकम डिनोट करेंगे। अब जरा हम लोग देखते हैं कि क्या क्या होता है एग्रीकल्चर इनकम, क्या क्या होता है नॉन एग्रीकल्चर इनकम। जरा एक मिनट बात करूं। मैंने बोला एग्रीकल्चर इनकम एग्जाम होता है, इन इंडिया इट इज नॉट टैक्सेबल। अगर मान लो कि कोई पर्सन है जिसका नाम है मिस्टर एक्स, और वो एग्रीकल्चर इनकम कमा रहा है, ठीक है, उसको हम लोग प्यार से एग्रो इनकम भी कह सकते हैं। एग्रो इनकम जनरेट कर रहा है दो जगह से, एक इंडिया से और एक बांग्लादेश से। तो जो इंडिया वाला है वो तो ठीक है, इंडिया वाला क्या हो जाएगा, एग्जम्प्ट हो जाएगा, मतलब नॉट टैक्सेबल। बट क्या बांग्लादेश इंडिया में है? नहीं। तो ये क्या होगा, टैक्सेबल होगा। किस स्टेट में टैक्सेबल होगा, ठीक है, अदर सोर्सेस। अदर सोर्सेस, ठीक है। नेक्स्ट, क्या क्या इनकम है जिसको एग्रीकल्चर बोलते हैं, इनकम फ्रॉम ग्रोइंग, ट्रेड और कमर्शियल प्रोडक्ट। ट्रेड और कमर्शियल प्रोडक्ट लाइक जूट, कॉटन, इटीसी इज एन एग्रो इनकम, यानी कि एग्रीकल्चर इनकम होता है। नेक्स्ट, इनकम फ्रॉम फ्लावर्स, ठीक है। अगर आप फ्लावर वगैरह का अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो उससे जो पैसा जनरेट होता है, ठीक है, फ्लावर को ग्रो करना देन सेल करना, ठीक है, तो उससे जो पैसा जनरेट हो रहा है उसको हम लोग एग्रीकल्चर इनकम कहते हैं। प्लांट होल्ड इन अ पॉट, बहुत बार आप देखते होगे आपके घर के आसपास नर्सरी होगा, उस नर्सरी में आपको छोटा छोटा प्लांट हम लोग जाकर वहां से खरीद के लाते हैं, वो जो इनकम है वो भी एक तरह से एग्रीकल्चर इनकम है। एनी फी derive फ्रॉम द लैंड यूज्ड फॉर, ठीक है, ग्रेजिंग ऑफ कैटल्स, ठीक है, यानी कि गाय चरने के लिए, मतलब कैटल्स चरने के लिए जगह छोड़ा जाता है, बीइंग यूज फॉर एग्रीकल्चर जमीन, ठीक है, वो जमीन एग्रीकल्चर पर्पस के लिए अगर यूज हो रहा है, इज एन एग्रो इनकम। नेक्स्ट, एन इनकम इज derived for spelling or seedling the growing in a nursery shall be deemed to be agriculture income, ठीक है, किसी भी तरह का इनकम डेराइव हो रहा है, ठीक है, सैपलिंग और सीडलिंग करने से, यानी कि जैसा मैंने आपको भी कुछ दिन पहले बताया कि आपके घर के आसपास नर्सरीज होगा, उस नर्सरीज में छोटे छोटे पेड़ को, ठीक है, उगाया जाता है और संभाल के रखा जाता है और बाद में उसको सेल किया जाता है, और हम लोग उसको खरीद कर आते हैं अपने घर के छत पे, बालकनी में हम लोग उसको लगाते हैं। तो वो जो इनकम जनरेट कर रहा है नर्सरी वाला, वो जो इनकम है उसको हम लोग कहते हैं एग्रीकल्चर इनकम। नेक्स्ट, नॉन एग्रीकल्चर इनकम का कुछ एग्जांपल्स देखो क्या क्या है, जैसे कि सैलरी, ठीक है, दूसरा डिविडेंड रिसीव्ड, ठीक है,
इनकम फ्रॉम सॉल्ट प्रोड्यूस, इनकम फ्रॉम फिशरी, ठीक है, इनकम फ्रॉम डेयरी फार्मिंग, रॉयल्टी इनकम, ठीक है। ये सब कुछ ऐसा इनकम है जिसको आप जो पूरा कंप्लीट पढ़ोगे, जैसे कि आप एक बार इसको पढ़ो, ठीक है। क्या बोला है तो, कि इनकम फ्रॉम फिशरी, ये एक तरह से एग्रीकल्चर इनकम बहुत लोगों को फील करवाता है। दूसरा, इनकम फ्रॉम डेयरी फार्मिंग, ये तो गारंटी लगता है लोगों की कि डेयरी फार्मिंग से जो पैसा आ रहा है वो एग्रीकल्चर इनकम है। बट ये सब क्लियरली कर दिया गया कि डेयरी से कमाना, बटर, चीज, पनीर, ये सब अगर सेल करके आप खुद मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, ठीक है, आप अगर उसको सेल करके जो पैसा जनरेट कर रहे हो, इनकम जनरेट कर रहे हो, इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर इनकम। अच्छा, ऐसा कुछ इनकम है जो पार्टली एग्रीकल्चर इनकम है और पार्टली नॉन एग्रीकल्चर इनकम है। जैसे इंडिया में अगर आप एक एसएससी, इंडिया में एक एसएससी अगर टी के बिजनेस से, तो इसको ग्रोइंग कर रहा है और मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, दो अलग अलग प्रोसेस है, ठीक है। तो अगर उसका जो भी इनकम जनरेट हो रहा है वो 60 और 40 में बढ़ जाएगा। 60 इज एग्रो इनकम जो कि एग्जाम हो जाएगा, और 40 इज नॉन एग्रो इनकम। फॉर एग्जाम्पल, कि अगर आप 1 लाख रुपए कमा रहे हो, ठीक है, तो 1 लाख में से 60,000 कितना, जब तक 1 लाख में से 60,000 आपका क्या हो जाएगा, एग्रो इनकम, जो कि एग्जाम हो जाएगा, जिसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा, और 40,000 के ऊपर टैक्स लगेगा। अगर आप रबर का बिजनेस करो, किसका बिजनेस करो, रबर का, तो तब वो 65 और 35 हो जाएगा। यानी कि मान लो अगर 1 लाख कमा रहे हो तो 65,000 और 35,000। अगर आप कॉफी ग्रो कर रहे हो, ध्यान से समझना, कॉफी ग्रो करना और डायरेक्ट उसको सेल कर देना, कॉफी ग्रो करना, कट करना और उसको सेल कर देना, तो उसमें आपका है 75% एग्रो और 25% नॉन एग्रो। यानी कि 75,000 आपका इनकम एग्जाम हो जाएगा और 25,000 इनकम पे टैक्स लगेगा। कितना टैक्स लगेगा, क्या टैक्स लगेगा, अभी वो मैटर नहीं है। अभी केवल हम लोग को ये जानना है कि इनकम में अगर एग्रीकल्चर से इनकम हो रहा है टी, रबर, कॉफी के द्वारा, तो कितना पोर्शन ऑफ इनकम मेरा टैक्सेबल होगा और कितना पोर्शन ऑफ इनकम मेरा एग्जाम होगा, मेरे को बस इतना जानना है। अच्छा, और आप कॉफी का ही बिजनेस कर रहे हो, लेकिन उसमें दो स्टेप आगे जा रहे हो। पहला स्टेप रोस्टेड और ग्राउंडेड कर रहे हो, ठीक है, या फिर मिक्सिंग भी कर रहे हो, ठीक है, विद और विदाउट मिक्सिंग, फ्लेवरिंग, ये सब अगर काम कर रहे हो, मतलब एक तरह से समझो, तो कॉफी के बिजनेस को, जो आपका एग्रीकल्चर बिजनेस है, आप उसको कमर्शियलाइज अगर कर रहे हो, ठीक है, तब ये रेशियो हो जाएगा 60-40, ठीक है। ये एक छोटा सा क्विक रिवीजन था आप लोगों के लिए, आपका एग्रीकल्चर इनकम के रिगार्डिंग। आई होप आप सबको एग्रीकल्चर इनकम समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट चैप्टर हम रेसिडेंशियल स्टेटस, उस पर ध्यान देते हैं। रेसिडेंशियल स्टेटस क्या है, जरा इसको हम लोग समझते हैं। रेसिडेंशियल स्टेटस सिंपल सा चीज है, जब तक रेसिडेंशियल स्टेटस एक सिंपल सा चीज है कि आपको अगर इंडिया में टैक्स देना है या नहीं देना, ये डिपेंड करता है कि आप इंडिया के रेसिडेंट है या नहीं है, करेक्ट। तो आपका रेसिडेंशियल स्टेटस डिटरमाइन करना पड़ेगा, एक तरह से समझो तो कैलकुलेट करना पड़ेगा कि आपका रेसिडेंशियल स्टेटस इंडिया का है भी या नहीं। जरा अपन इसका बेसिक थ्योरी समझते हैं, ठीक है, क्या है रेसिडेंशियल स्टेटस। Introduction of residential status. Residential status of an SSC determine the scope of chargeability of his income. क्या रहा रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ एसएससी, सॉरी, रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ एसएससी डिटरमाइन करेगा, यानी कि ये तय करेगा, निर्णय लेगा कि स्कोप ऑफ चार्जेबिलिटी ऑफ दिस इनकम, क्या उसके इनकम पे इंडिया में टैक्स देना उसका बनता है या नहीं बनता है। वेदर अ पर्सन विल बी अ चार्ज टू अ पर्टिकुलर इनकम और नॉट डिपेंड ऑन हिज रेसिडेंशियल स्टेटस, ठीक है। एक पर्टिकुलर इनकम के ऊपर बात होगा कि अगर वो इनकम इंडिया में जनरेट हुआ है, तो पहले हम लोग उसको चेकआउट करेंगे कि क्या वो व्यक्ति रेसिडेंट ऑफ इंडिया है या नहीं, और उसके बेसिस पर हम लोग इनकम टैक्स चार्ज करेंगे उसके ऊपर। सिंपल सा चीज है।
जनरल पॉइंट ऑफ व्यू क्या आपको याद रखना है, कुछ पहला जैसे कि रेसिडेंशियल स्टेटस इज डिटरमाइन इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच प्रीवियस ईयर। तो मतलब क्या है कि फॉर एग्जांपल हम लोग अगर असेसमेंट ईयर, अगर हम लोग टैक्स कैलकुलेट कर रहे हैं असेसमेंट ईयर 24-25 का, ठीक है, तो हमको उसके प्रीवियस ईयर का रेसिडेंशियल स्टेटस कैलकुलेट करना है। मतलब जब जब हम लोग जिस असेसमेंट ईयर में रहेंगे उसके जस्ट पीछे वाला प्रीवियस ईयर का हमको उसका रेसिडेंशियल यानी कि उस एसएससी का रेसिडेंशियल स्टेटस देखना पड़ेगा। करेक्ट। नेक्स्ट क्या है, a person can have only one residential status for the previous year. He cannot be a resident for one source of income and non-resident for another source. ऐसा नहीं हो सकता। अगर आप रेसिडेंट है तो है प्रीवियस ईयर में, ऐसा नहीं हुआ कि कुछ इनकम के लिए आपको रेसिडेंट माना जाएगा और कुछ इनकम के लिए आपको नॉन रेसिडेंट। करेक्ट। अच्छा, कंफ्यूज नहीं होना है, सिटीजनशिप और रेसिडेंशियल स्टेटस ये दो डिफरेंट कंसेप्ट है। सिटीजन ऑफ इंडिया मे नॉट बी अ रेसिडेंट इन इंडिया। ऐसा हो सकता है कि जो इंडियन सिटीजन हो वो इंडियन रेसिडेंट ना हो। मतलब सोचो, बर्थ प्लेस सब कुछ आपका इंडिया में हुआ है, बट आप पिछले 10 15 20 साल से आप किसी फॉरेन कंट्री में ही स्टे कर रहे हो। A person can have same residential status in more than one country। ऐसा भी हो सकता है कि एक व्यक्ति का एक कंट्री से ज्यादा कंट्री में सेम रेसिडेंशियल स्टेटस हो सकता है। मतलब जैसे कि कोई पर्सन है, ठीक है, मिस्टर एक्स, जो साल का करीब 182 डेज इंडिया में रहा है और मान लो किसी दूसरे कंट्री में भी 182 डेज रहा है, 6 6 महीने रहा है, तो ऐसा हो सकता है कि वो दोनों ही जगह क्या कह रहा है, रेसिडेंट कह रहा है। अच्छा, ऐसा कौन सा इनकम है जिसको डीम टू बी रिसीव माना जाता है? दोनों। अगर आपका एम्प्लॉयर, ठीक है, अगर आपका एम्प्लॉयर आपके प्रोविडेंट फंड में 12% ऑफ सैलरी से ज्यादा, सैलरी का मतलब क्या है, बेसिक प्लस डीए प्लस कमीशन, अगर आप सैलरी चैप्टर पढ़े हो आपको पता होगा। तो आप भैया कहीं भी हो, अगर आपका बॉस आपको इंडिया से बैठे बैठे 12% ऑफ सैलरी प्रोवाइड कर रहा है एज अ प्रोविडेंट फंड, तो वो इनकम डीम टू बी रिसीव्ड माना जाता है। ठीक है, भले वो पैसा आपके हाथ में अभी नहीं आ रहा है, बट ये डिटरमाइन कर लिया जाता है कि वो इनकम आपको रिसीव्ड हो गया है। दूसरा, इंटरेस्ट क्रेडिटेड ऑन द अबव इन एक्सेस रेट प्रिस्क्राइब बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर जो प्रोविडेंट फंड में आपका पैसा है उसके ऊपर अगर आपका इंटरेस्ट क्रेडिट हो रहा है एक्सेस, उससे ज्यादा जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट बताया है, तो हो सकता है इंटरेस्ट का बेनिफिट आज आपके हाथ में नहीं आ रहा है, करेक्ट, 4 साल 5 साल बाद आएगा, लेकिन इंटरेस्ट जिस वक्त क्रेडिट होगा बैंक अकाउंट में, अगर वो सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रिस्क्राइब 9.5% से ज्यादा हुआ एबव, तो वो क्या हो जाएगा, टैक्सेबल। ये दोनों चीज आपको ऐसा सैलरी में पढ़ने को मिलेगा। कहने का क्या मतलब है, जस्ट समझना, एम्प्लॉयर आपको प्रोविडेंट फंड प्रोवाइड किया, अब एम्प्लॉयर जब आपको प्रोविडेंट फंड प्रोवाइड किया तो आप हर साल प्रोविडेंट फंड आपका जमा हो रहा है, तो 4 साल 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल बाद आपको प्रोविडेंट फंड आपके हाथ में होगा, कैश इन हैंड तब होगा। बट जिस ईयर एम्प्लॉयर आपको कंट्रीब्यूट कर रहा है उसी ईयर उसको डीम टू बी रिसीव मान लिया जाता है। इवन उस इनकम पे जो इंटरेस्ट भी जनरेट होता है, जब आपका प्रोविडेंट फंड का पैसा मेच्योर होगा शायद उस वक्त आपको ऐसा हो कि इंटरेस्ट का पैसा आपको मिले। बट अगर 9.5% से ज्यादा करेंट ईयर में मिल रहा है, यानी कि किसी प्रीवियस ईयर में 9.5% से ज्यादा इंटरेस्ट मिला है, वो उसी ईयर टैक्सेबल हो जाएगा, भले इनकम आपके हाथ में 10 साल 12 साल 15 साल बाद आए। ठीक है, द ट्रांसफर्ड balance in recognized provident fund to the extent which would have liable to income tax। कह रहा है कि the transferred balance in the recognized provident fund to the extent which would be, अगेन ये आपका रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड का, कि अगर कोई भी बैलेंस अमाउंट अगर आप ट्रांसफर करते हैं अपने रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में, ठीक है,
वो भी आपका टैक्सेबल हो जाएगा, डीम टू बी इनकम रिसीव मान लिया जाएगा इसी साल। ठीक है, नेक्स्ट, कंट्रीब्यूशन मेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इन प्रीवियस ईयर इन द अकाउंट ऑफ एम्प्लॉय अंडर द पेंशन। सेंट्रल गवर्नमेंट आपके पेंशन के लिए हर साल कुछ फंड क्रेडिट कर रहा है अकाउंट में, जो आपको रिटायरमेंट के बाद मिलेगा। तो बेनिफिट आपके हाथ में कब आएगा? रिटायरमेंट के बाद। बट आपको उस पे टैक्स या फिर इनकम डीम टू बी रिसीव कब माना जाएगा? वो इनकम डीम टू रिसीव माना जाएगा उस ईयर जिस प्रीवियस ईयर में सेंट्रल गवर्नमेंट वो पैसा आपके लिए कंट्रीब्यूट करेगा। ध्यान से समझना, ये सारा एग्जाम्पल है कि ऐसा कौन कौन सा कुछ इनकम है जो इनकम हम लोग का इस पे डिपेंड करता है किस ईयर क्रेडिट हो रहा है, ना कि किस ईयर रिसीव हो रहा है। जिस ईयर क्रेडिट होगा यानी कि जिस ईयर आपके बैंक अकाउंट में हिट होगा, आपके नाम पे अलॉट होगा, उसी ईयर ये इनकम डीम टू बी रिसीव्ड मान लिया जाएगा। और अगर टैक्सेबल होगा तो उस पर टैक्स चार्ज करेंगे, अगर नहीं हो तो टैक्स चार्ज नहीं करेंगे। रादर देन कि वो आपको इनकम रिसीव कब हो रहा है उस पर फोकस करना। इनकम डीम टू बी एक्रू और अराइज इन इंडिया, ऐसा कुछ इनकम जो हम लोग मानेंगे कि इंडिया में एक्रू और अराइज हो रहा है, जैसे कि इनकम फ्रॉम कनेक्शन इन इंडिया। आप कोई भी इनकम जनरेट कर रहे हो जो इंडिया से रिलेटेड है, आप सैलरी कमा रहे हो, ठीक है, इफ इट इज अर्न इन इंडिया इफ रिसीव फ्रॉम गवर्नमेंट बाय एन इंडियन सिटीजन सर्विस रेंडर इन आउटसाइड इंडिया। देखो, आपको सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा दे रहा है, भले आप इंडिया के बाहर रह रहे हो, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल मान लो कि आप मूवी देखो ना, एक था टाइगर, सलमान खान, ठीक है, इंटेलिजेंट एजेंट रहता है। तो मान लो कि, या फिर आप एक बहुत फेमस नाम है आपको बताता हूँ, अजीत डोभाल, इंडिया के लिए कितने साल तक इंटेलिजेंस का काम पाकिस्तान में जाके किया था। तो गवर्नमेंट उनको सैलरी वगैरह तो दे रहा होगा, सैलरी उनके अकाउंट में क्रिएट हो रहा है, बट वो 10 12 15 साल किसी दूसरे कंट्री में रह के इंडिया के लिए काम कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो जो उनको इनकम क्रेडिट हो रहा है, रेदर देन कि वो भले इंडिया के बाहर है, उनका रेसिडेंशियल स्टेटस नहीं है, बट फिर भी वो टैक्सेबल होगा इंडिया में। जैसे कि इंडिया का एम्बेसीज है डिफरेंट डिफरेंट कंट्री में, तो वहां पे एम्बेसी में जो लोग सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ में काम कर रहे हैं, उन लोगों का इनकम, ठीक है, तो उन लोगों का इनकम इंडिया सेंट्रल गवर्नमेंट क्रेडिट कर रहा है, भले वो लोग सर्विस आउटसाइड इंडिया दे रहे हैं, ठीक है। इनकम इन फॉर्म ऑफ डिविडेंड, इंटरेस्ट, रॉयल्टी और टेक्निकल सर्विस, ये सारा इनकम है जो कि डीम टू बी इंडियन इनकम माना जाता है। अब हम लोग ये देखते हैं कि रेसिडेंशियल स्टेटस कैसे जज होता है और जस्टिफाई होता है। सबसे पहले, आप रेसिडेंट इन इंडिया हो या नहीं हो, डिपेंड करता है कि क्या आप प्रीवियस ईयर में 182 डेज या उससे ज्यादा रहे हो, ठीक है, कंडीशन नंबर वन। या तो फिर ही is in India for a period of 60 days or more in the previous year and 365 days during the previous year immediately preceding the relevant previous year। देखो, ये दो ऑप्शन है, ये दो ऑप्शन के बीच में और है। या तो चेक किया जाएगा, फॉर एग्जाम्पल, कि हमको मिस्टर एक्स का रेसिडेंशियल स्टेटस जानना है। क्या जानना है? रेसिडेंशियल स्टेटस फॉर द ईयर, किस ईयर के लिए जानना है? फॉर द प्रीवियस ईयर 23-24, ठीक है। ये डिटरमाइन कब कर रहे हैं? असेसमेंट ईयर 24-25 में। तो हम लोग चेक करेंगे क्या वो प्रीवियस ईयर में 180 डेज रहा है, 182 डेज। अगर 182 डेज रहा है तो बहुत बढ़िया बात है, उसको हम लोग रेसिडेंट डिक्लेयर कर देंगे। लेकिन 182 डेज नहीं रहा है बट 60 डेज रहा है, तो इसके संग एक और पॉइंट चेक करेंगे कि क्या प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में, यानी कि बाकी का और पिछले 4 साल में, क्या वो इंसान 365 डेज एक्स्ट्रा रहा है? अगर रहा होगा, ठीक है, 182 डेज नहीं रहा है लेकिन 60 डेज रहा है प्लस 365 डेज रहा है बीते हुए 4 सालों में, तो भी उसको रेसिडेंट डिक्लेयर कर लेंगे। यानी कि दोनों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन हम लोग को चाहिए, दोनों ऑप्शन हमारे लिए कंपलसरी नहीं है, दोनों में से कोई एक ऑप्शन हमको चाहिए।
जरा समझना यहाँ पे, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। एक मिस्टर एक्स है और एक मिस्टर वाई है। मिस्टर वाई 182 डेज रहे थे, या फिर मान लो 200 डेज रहे थे, तो वो तो रेसिडेंट हो गए, सिंपल सा बात है 23-24 के लिए। लेकिन ये जो मिस्टर एक्स है, ये मिस्टर एक्स 23-24 में केवल 62 डेज रहा है, मतलब मोर देन 60 डेज है। बढ़िया बात है। तो इसका सेकंड पार्ट चेक करना होगा कि बीते हुए 4 साल में, यानी कि 22-23, ठीक है, 21-22, 20-21, 19-20, इन चारों सालों में मिला के क्या और भी ये 365 डेज रहे हैं? अगर और भी 365 डेज रहे हैं और प्लस प्रीवियस ईयर में, रिलेवेंट प्रीवियस ईयर में, इसको रिलेवेंट बोलेंगे, रिलेवेंट प्रीवियस ईयर में 62 डेज रहे हैं, तो यानी कि ये भी क्या कहलाएंगे? रेसिडेंट। ठीक है। तो दोनों में से कोई एक कंडीशन आपका सेटिस्फाई होना चाहिए, तो आप कहला जाएगा रेसिडेंट। और सेटिस्फाई नहीं होगा दोनों ही कंडीशन में से कोई एक भी, तो आप क्या कहलाइएगा? नॉन रेसिडेंट इन इंडिया। एक्सेप्शन ऑफ एबव रूल, ठीक है, ध्यान से सुनना। 3 एक्सेप्शन है। अगर आप वो इंडियन सिटीजन है जो इंडिया छोड़ रहे हैं ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर फॉर द एम्प्लॉयमेंट पर्पज, ठीक है, तो आपके ऊपर प्रीवियस ईयर चेक नहीं होगा, आप जिस ईयर में उसी ईयर आपको इनकम टैक्सेबल कर दिया जाएगा। दूसरा, जो इंडियन क्रू का, इंडियन क्रू मेंबरशिप, यानी कि इंडियन शिप का क्रू मेंबर होगा, वहां पे जॉब करता होगा और वो इंडिया छोड़ के जा रहा है प्रीवियस ईयर में, तो उसका इनकम उसी ईयर टैक्सेबल कर देंगे, उसका रेसिडेंशियल स्टेटस के लिए वेट नहीं करेंगे। नेक्स्ट की प्रीवियस ईयर में चेक करेंगे, फिर रेलेवेंट प्रीवियस ईयर, ऐसा नहीं होगा, उसका प्रीवियस ईयर ही उसका असेसमेंट ईयर बन जाएगा। इन केस ऑफ इंडियन सिटीजन ऑफ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कम ऑन इंडिया come on a visit to India during the previous year, modified the condition 2 of section 1 is applicable. Case his total income other than his income from the other sources exceed 15 लाख during the year. अगर कोई एसएससी बाहर से इंडिया आया और इंडिया आकर के इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज छोड़ के बाकी का जो हमारे 4 हेड है, उस हेड से अगर वो 15 लाख से ज्यादा रेवेन्यू जनरेट कर लेता है, देन हम लोग उसको क्या कर देंगे? उसके इनकम को टैक्सेबल कर देंगे, उसका रेसिडेंशियल स्टेटस नहीं देखेंगे। मॉडिफाइड कंडीशन क्या है कि ही इज इंडिया फॉर अ पीरियड ऑफ 120 डेज और मोर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एंड 365 डेज और मोर इन ड्यूरिंग द 4 प्रीवियस ईयर इमीडिएट प्रीसीडिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर। बस इसके संग एक कंडीशन होना चाहिए कि वो इंसान पिछले साल 120 दिन और बीते हुए 4 साल में 365 दिन रहा हो और इंडिया में घूमने के ही पर्पज से आया था, विजिट टू इंडिया, और आकर के 15 लाख रुपए कमाया है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अलावा, तो फिर उसको उसी ईयर टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है। अब एक आता है ऑर्डिनरी रेसिडेंट, एक आता है नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी। देखो इसके लिए 2 कंडीशन है और आपको यहाँ पे और का ऑप्शन यहाँ पे बोथ है, बोथ शुड बी सेटिस्फाई। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करना पड़ेगा। क्या? अगर आप 10 साल में से 2 साल इंडिया में रहे हो तो रेसिडेंट तो थे ही, ठीक है, रेसिडेंशियल स्टेटस में रेसिडेंट तो थे, लेकिन 10 साल में 2 साल रहे हो और 7 साल में 730 दिन रहे हो, तो फिर आप रेसिडेंट और ऑर्डिनरी रेसिडेंट कहलाओगे। लेकिन आप अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करते हैं तो फिर आप रेसिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट कहलाओगे। ठीक है। तो रेसिडेंट कहलाने के लिए क्या है भैया? रेसिडेंट कहलाने के लिए कंडीशन है, सिंपल कंडीशन जो आपके एग्जाम के ऊपर 182 डेज इन द प्रीवियस ईयर या फिर 60 डेज और बीते हुए 4 साल में 365 डेज। और ऑर्डिनरी रेसिडेंट कहलाने के लिए 2 कंडीशन, दोनों सेटिस्फाई करना पड़ेगा, 10 साल में 2 साल और 7 साल में 730 दिन। अगर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ तो रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। अच्छा,
एचयूएफ के लिए याद रखना ज्यादा नहीं है। जो कंडीशन अभी आप पढ़े वो एक इंडिविजुअल के लिए था, और ये सेम कंडीशन एचयूएफ के लिए भी होता है। लेकिन एचयूएफ में आपको पता है, एचयूएफ यानी कि एक ऐसा फैमिली जिसमें सब पे मिल करके बिजनेस कर रहा है। तो वहां पे हम रेसिडेंशियल स्टेटस केवल कर्ता का जज करते हैं। अगर कर्ता रेसिडेंट है तो एचयूएफ रेसिडेंट है, अगर कर्ता रेसिडेंट नहीं बन रहा है तो शायद एचयूएफ भी रेसिडेंट ना बने, डिपेंडिंग ऑन सम सिचुएशन। बट फिलहाल आपको इतना बात याद रखना है। हाईलाइट पॉइंट, अब ध्यान से सुनना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इस पे सम्स आता है। रेसिडेंशियल स्टेटस पे तो आता ही है डेज कैलकुलेट करने वाला, साथ ही साथ इस पे भी आता है इनकम एक्रूड और डीम्ड टू बी एक्रूड एंड रिसीव्ड और डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया। क्या होगा भैया, अगर ये ऐसा इनकम है जो कि इंडिया में एक्रू हो रहा है, यानी इंडिया में बन रहा है और इंडिया में रिसीव होगा, तब ध्यान से सुनना, आप रेसिडेंट हो, ठीक है, या नॉन रेसिडेंट हो, और रेसिडेंट में भी ऑर्डिनरी रेसिडेंट या नॉट ऑर्डिनरी, तीनों को ही टैक्स देना पड़ेगा, क्योंकि इनकम जनरेट ही कहां पे हो रहा है, इंडिया में। इनकम एक्रूड आउटसाइड इंडिया, इनकम बना कहां है, इंडिया के बाहर, बट रिसीव कहां हो रहा है, इंडिया में, तो भी वो तीनों के केस में टैक्सेबल होगा। आप रेसिडेंट हो, नॉन रेसिडेंट हो, ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो, नॉट ऑर्डिनरी हो, ठीक है। इनकम एक्रू इनकम एक्रू और ड्यू टू बी एक्रूड इन इंडिया बट रिसीव्ड इन आउटसाइड इंडिया। पैसा जनरेट हुआ इंडिया में बट पेमेंट इंडिया के बाहर जाके हो रहा है, फिर भी टैक्सेबल होगा। देखो कितना अच्छा बात है। एक्रू और रिसीव इंडिया में हो रहा है तो इंडिया तीनों ही को टैक्स पे करना पड़ेगा, रेसिडेंट हो, नॉन रेसिडेंट हो, या फिर ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो, ठीक है, या फिर नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो, आपको सारे केस में पे करना पड़ेगा। अगर इनकम एक्रू इंडिया में हो रहा है और रिसीव इंडिया के बाहर हो रहा है तो भी आपको तीनों केस में टैक्सेबल है। और अगर जस्ट इसका अपोजिट, इनकम रिसीव इंडिया में हो रहा बट एक्रू आउटसाइड इंडिया हुआ है तो भी, तीनों के केस में, तीन केस क्या है, रेसिडेंट, ऑर्डिनरी रेसिडेंट, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, और नॉन रेसिडेंट के केस। अब ध्यान से सुनना, अगर इनकम एक्रू और रिसीव्ड हुआ आउटसाइड इंडिया फ्रॉम अ बिजनेस कंट्रोल्ड इन द प्रोफेशनल सेटअप इन इंडिया, अगर एक ऐसा बिजनेस है जिसका इनकम इंडिया के बाहर जनरेट हो रहा है, ठीक है, लेकिन वो बिजनेस इंडिया में ही सेटअप किया गया है, और आप एक नॉन रेसिडेंट हो, क्या हो, नॉन रेसिडेंट, तब टैक्सेबल नहीं होगा, बाकी रेसिडेंट के केस में टैक्सेबल होगा। अच्छा, इनकम एक्रू एंड रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया फ्रॉम ए बिजनेस कंट्रोल्ड इन द प्रोफेशनल सेटअप ऑफ, एक ऐसा बिजनेस जो बिजनेस इंडिया के बाहर है, ठीक है, पैसा जनरेट भी इंडिया के बाहर हो रहा है, रिसीव भी इंडिया के बाहर हो रहा है, बिजनेस ऑपरेट भी इंडिया के बाहर है, सेटअप भी इंडिया के बाहर है, तो भैया केवल रेसिडेंट और ऑर्डिनरी रेसिडेंट वाले को टैक्स देना पड़ेगा, बाकी दोनों को टैक्स देने का जरूरत नहीं है। ऑर्डिनरी रेसिडेंट और ऑर्डिनरी रेसिडेंट वाले को। इनकम एक्रू एंड रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया इन द प्रीवियस ईयर, इट मेक नो डिफरेंसेस इफ द सेम ईयर स्टेटस रेमिटेड टू इंडिया। क्या बात बोलना चाह रहा हूं? कि एक ऐसा इनकम एक्रू और रिसीव आउटसाइड इंडिया इन द प्रीवियस ईयर में आपका इनकम एक्रू और रिसीव हो गया था जो कि इनकम इंडिया के बाहर था। इट मेक नो डिफरेंसेस इफ द सेम इज लेटर रिमिटेड टू इंडिया। अगर वो इनकम मान लो कि बाद में इंडिया में आता है, तो जिस वक्त आएगा रिमिटेड टू इंडिया, लेटर रिमिट हो रहा है, उस वक्त की इनकम क्या हो जाएगा, टैक्सेबल, बाकी दोनों के लिए नॉट। और एक सिंपल सा बात है, इनकम एक्रूड और रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया प्रीसीडिंग ईयर, प्रीवियस ईयर, लेटर ऑन रेमिटेड इंडिया इन द करंट फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे दो डिफरेंस है। ये वो इनकम है जो किसी साल आपका जनरेट हुआ था बट यू नॉट पेड द टैक्स, तो जिस ईयर आप यू नॉट पे टैक्स, तो जिस ईयर आप इनकम रिसीव करोगे और आप रेसिडेंट और ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो, टैक्स पे कर दो फिर भैया। और अगर आप टैक्स ऑलरेडी पे कर चुके थे तो फिर आपको तीनों ही केस में टैक्स देने की जरूरत नहीं है।